अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि दुबई की जो इमिग्रेशन है मोस्टली पाकिस्तानी इंडियंस और ये जो बंगाली लोग होते हैं, ठीक है, बांग्लादेश के लोग, इनका जो वीज़ा है क्यों रिफ्यूज़ करते हैं। तो आज की इस खास वीडियो के अंदर मैं 4 से 5 ऐसी बेसिक रीज़न डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपको ये नॉलेज मिल जाएगा कि ये प्रॉपर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वीज़ा क्या होता है, रिफ्यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बगैर वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर मैं डिस्कस करूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ सेट ऑफ लिस्ट मैंने प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका फेक पेपर वर्क। ठीक है, अब देखें फेक पेपर वर्क के अंदर सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपको पता है कि बैंक स्टेटमेंट की जो नीड होती है वो आपको विजिट वीज़ा के या फ्रीलांस वीज़ा के लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस हवाले से आपको पता है कि मार्केट के अंदर काफ़ी लोग मौजूद हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कुछ पैसे लेके बैंक स्टेटमेंट बना देते हैं। और वो बैंक स्टेटमेंट यानी कि कुछ टाइम के लिए होती है, वो कमिटमेंट करते होते हैं कि हम इतने टाइम के लिए क्या करेंगे, आपके बैंक अकाउंट के अंदर इतना पैसा रखेंगे तो फिर इतने % के हिसाब से आपसे ये चीज़ें कलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब आपसे इतने पैसे लेंगे। तो मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस चक्कर में कभी ना पड़ें। ठीक है, रियली काम करें। ठीक है, रियल काम होना चाहिए आपका। अगर लेट सपोज अल्लाह न करे अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आप याद रख लें कि गल्फ़ कंट्रीज़ की जो है ना, इनके आपस में जो इंटरलिंकिंग ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ल का जो इशू है ये बन जाता है, ठीक है, तो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर फिर आपका फर्दर वीज़ा लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसी यानी कि फेक पेपर वर्क के अंदर आपके पास जो दूसरी रीज़न होती है वो आपका फेक जॉब लेटर होता है। ठीक है, लेट सपोज कोई ऐसा हमारा पाकिस्तानी भाई, इंडियन भाई या बांग्लादेशी भाई है, ठीक है, जिसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसको वीज़ा लेना है। तो एजेंट हजरात क्या करते हैं कि उनके पास फॉर्मेट पड़े होते हैं ना, जैसे दुबई जो अपना ये जो हम दुबई की कंपनी से हम कोई भी जॉब लेटर लेते हैं तो सेम टू सेम उसी उनके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स पड़े होते हैं। वहाँ पे वो नाम वगैरह इंटर करके, ठीक है, बंदे को चूना लगा देते हैं, बंदे को बता देते हैं जी, बंदे से कुछ पैसे एडवांस ले लेते हैं। ठीक है, 50,000 या 1 लाख रुपए एडवांस ले लिया, इसके बाद फिर बता दिया जी तो आपका जॉब लेटर आ गया है, अब जॉब लेटर के बाद फिर आपका इतना टाइम लगेगा। ये एजेंट माफिया बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, मतलब कि बंदे को 3 महीने 4 महीने आगे लगाए रखते हैं। ठीक है, मतलब तो बंदे का टाइम भी वेस्ट करवाते हैं, इसके बाद बंदे को फेक पेपर वर्क के ऊपर भी लेके चले जाते हैं, बंदे को फिर वेरीफाई करना भी नहीं आता। तो ये जो मैंने चैनल बनाया है, इस चैनल के ऊपर मैं आपको एक एक चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपने अपने जॉब लेटर को कैसे सर्च आउट करना है, ठीक है, कैसे वेरीफाई करना है। आपका लेबर कार्ड बनता है दुबई का, ठीक है, यूएई का, इसके बाद जो सऊदीया का, कोई भी इस तरह का मामला, ठीक है, उस हवाले से जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो बहुत जल्दी एक एक स्टेप के अंदर इसी यानी कि आप समझ लीजिए चैनल के ऊपर मैं सिखाने वाला हूँ। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। ठीक है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोग इस तरह की दे रहे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मुकम्मल एक लॉन्ग वीडियो बना के मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद फिर हर बंदा इसका भी हो जाएगा कि वो क्या करे, वो अपना यानी कि वीज़ा नंबर हो गया, इसके बाद जितने भी इस तरह के मामला होते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड जो कि ऑनलाइन चेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको वो सारे तर सिखाऊंगा। अब तीसरे नंबर पे यानी कि आप समझ लें कि इसी पहले की लाइट के अंदर की हेडिंग के अंदर जो तीसरे नंबर पे बात आती है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्या आती है। मतलब कि अगर लेट्स सपोज आपका एजेंट आपका वीज़ा अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करे, अगर गलत इन्फॉर्मेशन इंटर कर दे, जो इमिग्रेशन को जब उनको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो भी आपका वीज़ा क्या हो सकता है, रिफ्यूज़ हो सकता है। अब दूसरी की हेडिंग के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब देखें दूसरी की हेडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दूसरी हेडिंग है जो आपने खिलाफ वर्जी हो कानून की वो की हो। ठीक है, जो लेट सपोज अगर आप कभी पहले यूएई के अंदर रहें, ठीक है, या और भी गल्फ की दूसरी कंट्रीज़ के अंदर कतर, ओमान, मस्कत में रहें, ठीक है, व्हाट्सएवर लाइक दैट, तो आपने अगर वहाँ पे पहले आप रहे, ठीक है, और वहाँ पे आपके ऊपर कोई पुलिस केस बना है, आपने कोई लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएवर लाइक दैट, इस तरह का काम किया हुआ है, या आपने ओवर स्टे किया हुआ है, ठीक है, या आप पहले ब्लैक लिस्ट रहें, तो भी आपका वीज़ा क्या हो सकता है, रिफ्यूज़ हो सकता है। मतलब कि इनके सिस्टम के अंदर ये इतने अपडेटेड सिस्टम है कि अगर आपने बैंक से लोन भी लिया हो, ठीक है, तो भी इनको पता होता है कि इस बंदे ने बैंक से क्या किया हुआ है, लोन लिया हुआ है। ठीक है, अगर ब्लैक लिस्ट है वो तो ओपन है ना, ब्लैक लिस्ट। देखें ब्लैक लिस्ट वाला काम ऐसा होता है कि अगर लेट्स सपोज मैं अपनी बात करूं, अगर मैं ब्लैक लिस्ट हूँ, ठीक है, यूएई के अंदर, मैं वापस आ गया अपनी कंट्री के अंदर, अब जब मैं दोबारा यानी कि मैं अप्लाई करूंगा ना वीज़ा, ठीक है, तो वीज़ा की सारा स्टेप मुकम्मल हो जाएगा, सबसे लास्ट पे आके ब्लैक लिस्ट पेंडिंग नाम की एक आप टैब देख रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा, जब मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ब्लैक लिस्ट पेंडिंग सबसे लास्ट पे चेक होता है। अगर लेट सपोज आपकी सारी फीसें जमा है, ठीक है, आपको पता है कि वीज़ा फीसें नॉन रिफंडेबल होती हैं, रिफंड नहीं होती।
तो अगर आप अब वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर आपके ऊपर पहले केस बना है, आप ब्लैक लिस्ट हुए हैं, आपको भी नहीं पता, ठीक है, तो ये मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में बंदे को पता होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप अपने एजेंट के साथ झूठ बोल लेते हैं, ठीक है जी, नहीं मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, लाइक दैट, तो याद रख लें कि इस तरह जो एजेंट को आपने जो पहले एडवांस में कुछ पेमेंट दी होती है आपकी वीज़ा के हवाले से, ठीक है, तो वो फिर वो जब्त हो जाती है, ठीक है, वो एजेंट फिर वापस नहीं करते, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो उनको पता तो चल जाएगा लास्ट जब कभी भी वीज़ा ऑनलाइन चेक करेंगे आपका, ठीक है, तो लास्ट पे जब ब्लैक लिस्ट पेंडिंग आएगा तो वहाँ पे वो ब्लैक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, उनको एजेंट्स को पता चल जाएगा कि यार ये तो बंदा पहले ब्लैक लिस्ट रहा है। तो आपने कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपको यूएई के अंदर या गल्फ कंट्रीज़ के अंदर ये ब्लैक लिस्ट होना पड़ जाए, ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट बहुत ही बुरी शय है। तो देखें, ब्लैक लिस्ट के बाद ये ओवर स्टे वाला मामला पड़ जाता है कि कुछ बंदे इसको बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हैं, ठीक है, ओवर स्टे करना शुरू हो जाते हैं, और ओवर स्टे के बाद आपको पता है हर डे के हिसाब से फ़ाइन चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये फ़ाइन कितने यूएई दिरहम्स के अंदर होता है, ठीक है, इसके ऊपर हम नहीं जाते, ये एक मुकम्मल एक तफसीली टॉपिक है, इसके ऊपर बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे। तो ये पुलिस केस ओवर स्टे हो गया, इसके बाद ब्लैक लिस्ट हो गया, ये बहुत यानी कि मेजर रीजन है जिस वजह से वीज़ा क्या होता है रिफ्यूज़ होता है। मतलब एक दफ़ा बंदा अगर ओवर स्टे करके आ जाए, फाइन भी भर के आ जाए ना, तो लेट्स सपोज अगर बाद में फिर इरादा बना जाने का, कोई वर्क परमिट लेने का, ठीक है, किसी कंपनी ने आपको जॉब लेटर दे भी दिया है, ठीक है, लेकिन जब इमिग्रेशन के पास केस जाएगा तो वो आपका वीज़ा क्या करेंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि इमिग्रेशन के पास राइट होता है कि वो वीज़ा अप्रूव भी कर सकते हैं और रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे आपके पास जो वीज़ा रिजेक्शन की जो मेन रीज़न है वो सिक्योरिटी रीज़न की आती है कि आपके मुल्की हालात कैसे हैं। तो आपको पता है कि ये मुल्की हालात हमारा मैन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। डिफरेंट एम्बेसीज जो है ना वो भी उनके हमारे मुल्क के अंदर जैसे सफारत खाने बने हुए डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो ये सारे के सारे यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। डिफरेंट एम्बेसीज की भी इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, इसके बाद वो ओवरऑल भी देख रहे होते हैं, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देख रहे होते हैं व्हाट्सएप लाइक डैट के मुल्क की जो पॉलिटिकल कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है, टेररिस्ट के हवाले से भी कोई इशू बन सकता है। तो इस तरह के मैन जो बेसिक जो होते हैं ना मामलात मुल्क की, इनकी वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। चौथे नंबर पे बात करें तो कुछ खास शो भी होते हैं सिर्फ जिनके ऊपर पाबंदी लगती है। आपको पता है दुबई की जो जॉब मार्केट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लेबर की जो आपके ना लेबर की जो लेबर मार्केट की जो कंडीशन है उसमें सबसे ज़्यादा क्लीनर्स आते हैं, ठीक है। क्लीनर के बाद आपको पता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है, ये बहुत बड़ी मिकदार के अंदर इनको चाहिए होते हैं। और आपको पता है कि इन्हीं यानी कि ज़्यादातर जो जिन शोबों के अंदर मेजर तौर पे लोग आए होते हैं, ठीक है, यहीं पे ज़्यादा गड़बड़ भी इधर ही होती है, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हवाले से कुछ ऐसे लोग वहाँ पे यूएई के अंदर मौजूद होते हैं जो ट्रेड लाइसेंस लेके कंपनी खोल लेते हैं। अब आपको बताता हूँ कि देखें कंपनी का जो कंपनी बोलते हैं किस चीज़ को। देखें, अगर मैं यूएई के अंदर जाता हूँ, मैं 9 से 10 लाख रुपए का ट्रेड लाइसेंस लेता हूँ, ठीक है, एक प्रॉपर जगह एक बिल्डिंग में एक कमरा ले लेता हूँ, उसको अपना नाम दे देता हूँ, बाहर अपना ऑफिस बना देता हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ पे ट्रेड लाइसेंस ले देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब समझ लेगा मेरे पास ट्रेड लाइसेंस आ गया तो मैं कंपनी हूँ, ठीक है। मैं अब उन यानी कि जो मुझे मिली है ना यानी कि ट्रेड लाइसेंस, उस ट्रेड लाइसेंस के ऊपर जो यूएई की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो वीज़ा देते हैं, ठीक है, मतलब कि गालबन 3 से 4 वीज़ा वो फ्री भी होते हैं, ठीक है। तो जो बाद में एजेंट्स क्या करते हैं, बेच देते हैं 5 लाख में 6 लाख व्हाट्सएप, इस तरह का काम एजेंट माफिया करता है, ठीक है। तो अब ये देखें कि अब जब वो हैवी मिकदार के अंदर जब बंदों को बुला लेते हैं, ठीक है, उनके पास काम ना हो, तो वो जो स्पॉन्सर होता है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट इमिग्रेशन होती है उसको शक पड़ जाता है, और वो जो है ना उनकी नज़र में आप समझ लें कि वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो फिर वीज़ा नहीं देते, वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है, उस कंपनी को। तो इसके बाद जो 5 नंबर पे जो आपके पास आते हैं वो मैन जो ना आपका स्पॉन्सर ही फेक हो, मतलब कि स्पॉन्सर ने अगर ट्रेड लाइसेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो ट्रेड लाइसेंस की फीस होती है ना हर साल या 2 साल के बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये सारी अप्रोक्सीमेशंस के अंदर है, ठीक है, मतलब कि 100% जो है ना ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इमिग्रेशन के आपको पता है रूल जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, ठीक है, बेस्ट ऑफ जो आप समझ ले कि जो मेरे पास इमिग्रेशन की नॉलेज है, ठीक है, जितनी मैं इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और उसके बाद डिफरेंट वॉक थ्रू होते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जितने भी होते हैं, ठीक है, बंदों के, तो उनका जो निचोड़ होता है, ठीक है, उनके सारे इस काम का, ठीक है, वो उनमें से कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ।
तो ये देखें जो स्पॉन्सर है, ठीक है, अगर ये ट्रेड लाइसेंस की जो फीस है वो टाइम पे ना पे करे, रिन्यू ना कराए, तो भी जो इमिग्रेशन होती है उसको शक पड़ जाता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, ठीक है, ये अपने काम जो वो टाइम पे नहीं कर रहा, तो वो क्या करते हैं, वो फिर उस फेक स्पॉन्सर का जो होता है ना, वो अगर वो बंदों को बुलाना चाह रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर वो किसी को वीज़ा देना चाह रहा है अपनी कंपनी का, ठीक है, बुलाना चाह रहा है, तो वो उसके जो आने वाले मातहत बंदे होंगे उनका वो वीज़ा क्या कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। या फिर आपके जो स्पॉन्सर है, ठीक है, स्पॉन्सर के ऊपर पहले अगर उसने कुछ लोग बुलाए हुए थे, उसको उसने टाइम पे जो सैलरी है अगर वो नहीं दिए, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, बाद औक़ात लेबर कोर्ट में फिर उसके ऊपर केस करते हैं। अगर वो ट्रेड लाइसेंस जिसने लिया हो, ठीक है, स्पॉन्सर, अगर उसके ऊपर पुलिस केस बना हो तो भी उसके तहत फिर जो आने वाले बंदे होते हैं फर्दर, ठीक है, जिनको बुलाना चाह रहा है, ठीक है, तो वो भी जो इमिग्रेशन उनका क्या करती है, वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है। जो स्पॉन्सर की जो बैंक स्टेटमेंट है, अगर आप देख लें कि अगर उसने कहीं से बैंक लोन लिया हुआ है और वो लोन टाइम पे नहीं पे कर रहा, ठीक है, तो भी इमिग्रेशन की इतनी अपडेटेड इमिग्रेशन है, ठीक है, आप इनका सारा काम अब ऑनलाइन ही है, ठीक है। आपने दुबई के अभी जो हालात है, ठीक है, दुबई सिटी के आपको पता है वो कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, ओवरऑल यूएई भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर अब बहुत ज़्यादा ये ऑनलाइन जो ना, ये आप समझ लें कि डाटा शेयरिंग बहुत ज़्यादा है। तो आपने ये मैंने जो आपको रीज़न बताई, आप इनमें से आप कोशिश करें कि कोई भी ऐसा काम ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, और आपको आपके वीज़ा के वाले से मुकम्मल गाइडेंस होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो जॉब लेटर आपका आता है उसमें होता क्या है। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी वीज़े के लिए मैंने अपने जो ना फाइल दी हुई है, अब उनको पता ही नहीं होता कि उनका एग्रीमेंट क्या है, उस एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। वो ज़ुबानी कलामी एजेंट से बात हो जाती है, जी 1000 + 200 सैलरी होगी, 1200-200 सैलरी होगी, बात ख़त्म होगी। ओ भाई अपना एग्रीमेंट तो पढ़ लो एटलीस्ट, तुम्हारे एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। बाज़ औक़ात ऐसे देखने में के अंदर भी है कि एक एग्रीमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है, और एक एग्रीमेंट वहाँ पे भी होता है। जब बंदा इधर से वहाँ चला जाता है, कुछ एजेंट्स इधर बैठे होते हैं, ठीक है, और यहाँ से एजेंट जब बंदा उधर भेजते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक और दूसरा एजेंट होता है, ठीक है, वो फिर आगे बंदे को कहीं लेके जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि यहाँ वाला एजेंट अगर उस एजेंट को पेमेंट नहीं देगा तो भी क्या होगा, फिर इशू बन जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो एजेंट होता है वो फिर बंदे को परेशान करता है, जी तुम्हारे पाकिस्तान वाले या तुम्हारे इंडिया वाले या तुम्हारे बांग्लादेशी एजेंट ने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो लिहाजा मैं तुम्हें काम पे नहीं लेके जा रहा। मतलब फिर जब बंदा परदेश पहुँच जाता है तो फिर ये लोग क्या करते हैं, एजेंट सताते हैं। तो आपने कोशिश करनी है जब कभी भी किसी एजेंसी या किसी एजेंट से वीज़ा लें तो आपको तमाम तर नॉलेज होनी चाहिए आपके वीज़ा के वाले से। आपने अपना ऑनलाइन वीज़ा कैसे वेरीफाई करना है, ठीक है, आपने अपना प्रोटेक्टर कैसे वेरीफाई करना है, इसके बाद आपकी जो सैलरी है आपने कैसे वेरीफाई करनी है, तो आपके जो राइट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, आप लेबर कोर्ट में कैसे जा सकते हैं, अगर अल्लाह न करे अगर आपको जाना पड़ जाए आपको स्पॉन्सर के साथ, अगर आपका कोई केस आपने बनाना है, ठीक है, तो इस हवाले से आपके क्या राइट्स हैं, ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है बहुत जल्दी इसी चैनल के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।